तो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया के बारे में कौन कौन से सेक्टर में आया था रेवोल्यूशनरी, उसके ऊपर हम देखेंगे कि क्या होता है और कैसे कैसे क्या क्या किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये होता क्या है। टर्म फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया, इसका मतलब क्या है यहाँ पे। तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म एम टू इम्प्रूव द इफिशियंसी, स्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए लाया गया था दोस्तों, ताकि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको हम ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट कर पाएँ, इफिशियंसी से, स्टेबिलिटी से। ठीक है, और कंटिन्यूअसली हम इसको रन कर पाएँ और अच्छे तरीके से। ठीक है, इसमें कौन कौन से कदम उठाने पड़े थे उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला जो यहाँ पे रिफॉर्म है वो कौन सा है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या न्यू इंट्रोड्यूस किया गया था और क्या क्या लाया गया था इसमें। पहला था लिबरलाइजेशन एंड डीरेगुलेशन 1991 में। इसका इनिशिएटिव ये था दोस्तों, initiated as a part of broader economic reform. This included reducing the control of the Reserve Bank of India over the banking sector and encouraging private sector participation. यहाँ पे दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया था। आरबीआई के जो रूल थी कंट्रोल को, उसको थोड़ा सा नियम को थोड़ा सा चेंज किया गया था, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी आ पाए और यहाँ पे काफी अच्छे से स्मूथली रन कर पाए बैंक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट इसमें लिखा है मैंने वो लिखा है बैंक नेशनलाइजेशन। बिफोर रिफॉर्म सेवरल बैंक वर नेशनलाइज टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बैंक जो थे उसको नेशनलाइज किया गया काफी बैंकों को, ताकि इकोनॉमिक को सपोर्ट कर पाए, और उससे क्या होता है कि इकोनॉमिक कोई भी इकोनॉमिक होती है वो डेवलप होने लगती है। उसके बाद क्या किया गया था, प्राइवेट बैंक को इंट्रोड्यूस किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट बैंक 1994 अलाउड प्राइवेट सेक्टर बैंक टू ऑपरेट, इंक्रीज कॉम्पिटिटिविटी एंड इफिशियंसी। ठीक है, यहाँ पे क्या था दोस्तों कि जितने भी प्राइवेट बैंक अभी आप देख रहे होंगे, काफी प्राइवेट बैंक, इन सबको अलाउ किया गया था कि आप भी आइए एज अ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, और आप यहाँ पे आके कंपटीशन करिए, कंपटीशन को इंक्रीज करिए और इफिशियंसी बढ़ाइए, ताकि दूसरे जो बैंक है वो अपना ज्यादा रूल और नियम ना चला सके यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है यहाँ पे दोस्तों वो है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। ठीक है, इस रिफॉर्म में क्या क्या हुआ था, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। सेबी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, कब हुई थी, दो दो 1992 में हुई थी। सेबी की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसका फुल फॉर्म जो होता है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, किस लिए बनाई गई थी कि आपके जो शेयर्स है ना, या जो मार्केट है आपका पूरा शेयर मार्केट, उसको रेगुलेट करे, उसको चेक करे कि इसमें कुछ फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी वाज establishes to regulate and oversee the security market protecting investor इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब ये पूरा जितना भी शेयर मार्केट था उसको प्रोटेक्ट करना, जो पैसे हम लगा रहे हैं कहाँ जा रहा है कहाँ से आ रहा है, सारी जानकारी सेबी अपने पास रखता है। ठीक है, उसका डीमेटरलाइजेशन, इसका मतलब था इंट्रोड्यूस टू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। यहाँ पे ये मतलब था कि आपका डीमेट अकाउंट जो ओपन होता है उससे क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मतलब खुद से ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहले पेपर वर्क इसमें बहुत ज्यादा था, तो ये एक नया इंट्रोड्यूस किया गया। इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। ठीक है, इसका मतलब था दोस्तों यहाँ पे कि जो भी ट्रेडिंग होती थी, ठीक है, जो भी ट्रेडिंग होती थी उसको एकदम सेफ ट्रेडिंग करने के लिए अलग अलग रूल और नियम लाया गया। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब कि यहाँ पे वही बताया गया कि प्रोवाइड इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इंश्योर मार्केट इंटीग्रिटी। ठीक है, यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग का आपको एक रूल और नियम बनाए गए काफी अच्छे अच्छे, ताकि इससे और भी हम मार्केट की तरफ इम्प्रूव कर पाए और कस्टमर का ट्रस्ट जीत पाए, या जो भी इन्वेस्टर होने वाले हैं यहाँ। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट यहाँ मैंने दिया है वो दिया है इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी आया था, क्या आया था कि जो हमारा आईआरडीए है जो 99 में स्टेब्लिश हुआ था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसमें क्या हुआ था, एस्टेब्लिश टू रेगुलेट एंड प्रमोट द इंश्योरेंस सेक्टर इंक्लूडिंग प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। जितने भी आप देख रहे होंगे ना अभी इंश्योरेंस कंपनी है, सबको उस समय प्रमोट किया गया था, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी लाया गया था, ताकि उसको सेल कर पाए, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और काफी इंप्रूवमेंट हो सके। तो इस समय क्या किया गया था, इंश्योरेंस सेक्टर में भी डेवलपमेंट की गई थी, ओपनिंग अप टू प्राइवेट प्लेयर। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि जो भी इन्वेस्टर थे उनको यहाँ पे बोला गया था आइए अपनी इंडस्ट्री लगाइए और इंक्रीज करें कंपटीशन को और नए नए इनोवेशन के तरीके से। ठीक है, चौथा और यहाँ जो पांचवा पॉइंट यहाँ पे मैंने दोस्तों लिखा हुआ है, लिखा है पहले, चौथा लिखा है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एसेसिबिलिटी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड सुपरविजन। यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे कुछ दिन पहले ही आया था 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना। बहुत सारे लोगों के पास की अकाउंट नहीं था, तो गरीब लोगों के पास या फिर काफी लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट खुलवाया गया और उसमें कुछ पैसे भी डाले गए जब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई इकोनॉमी में। तो ये भी एक तरीका था यहाँ पे इंक्रीज करने का। ठीक है, पांचवा यहाँ पे दिया है मैंने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड सुपरविजन, आरबीआई एक्ट अमेंडमेंट। ठीक है, आरबीआई में कुछ एक्ट को अमेंडमेंट किया गया था, यहाँ पे लिखा भी है वेरियस अमेंडमेंट टू द आरबीआई एक्ट टू स्ट्रेंथन द रोल ऑफ आरबीआई इन द फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड सुपरविजन। मतलब इसमें रोल को
थोड़ा बढ़ाया गया था, कुछ चेंज किया था कि ताकि ये बाकी बैंकों को देख सके और उनको रेगुलेट कर सके, उनका सुपरविजन कर सके कि हर चीज सही मायने में चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे छठा और सातवां जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है दोस्तों, लिखा है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म और अदर रिफॉर्म। अदर रिफॉर्म में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब आया था हमारा 2017 में, तो इसका मेन मोटिव था कि जो हमारा टैक्स सिस्टम है उसको काफी अच्छे से हम स्मूथली रन करा पाए और उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना क्रिएट करे, सिंपल एंड इजी वे में रखें। ठीक है, इस रिफॉर्म का मतलब था। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म जो पोस्ट 2000 पहले हुआ था, वो यहाँ पे ये बताता है दोस्तों कि पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे या फिर जो पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म थी, इसमें क्या होता है कि दोबारा से रीस्ट्रक्चरिंग होती है। मतलब हर चीज को चेक किया जाता है कि क्या इंप्रूव करने लायक है, क्या इंट्रोड्यूस करने लायक है, फाइनेंशियल हेल्थ क्या है बिजनेसेस की या फिर बैंक की, सारी चीज इसमें चेक की गई थी और इसको बदला गया था जो भी चीज बदलने लायक थी। तो होप करता हूँ कि आपको सारे टर्म समझ में आ गए होंगे एक एक करके जो मैंने आपको समझाया है। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको तुरंत गाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, फाइनेंशियल सेक्टर जो रिफॉर्म था इंडिया में यही था। इसको आप लोग डीपली पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको डीपली वीडियो चाहिए होगा एक एक के ऊपर तो मैं आपको वो भी बना के दे दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।